नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 15 पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ वो पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मेरा नाम है दीपक और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इकोसिस्टम के बारे में बेसिकली हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, पिछले टॉपिक में हमने इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कसन किया था। क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में होता है वो हमारा इन्वायरमेंट ही कहलाता है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना, एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। मतलब क्या हो रहा है, देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, ये सभी क्या होते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एक होता है लिविंग बींग्स, एक होता है नॉन लिविंग बींग्स। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इन्होंने बोला है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स होती है ना, और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। आया समझ में। तो अब आपसे पूछेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग, देखो यहाँ पे हो गया आपके, देखो, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग वाइल बायोटिक, जो उस जिसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट। आया समझ में। एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर। एबायोटिक कंपोनेंट में आप किस किस को कंसीडर कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गई, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, सारे क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। आप इनसे डेली इंटरेक्ट करते हो ना, ऐसा तो है नहीं आप टेम्परेचर से डेली इंटरेक्ट ना करते हो, हवा से डेली इंटरेक्ट ना करते हो। तो ये सारे क्या हो गए आपके एबायोटिक कंपोनेंट। सॉइल से ना इंटरेक्ट करते हो, तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ़ यू विजिट अ गार्डन। देखो, दो टाइप के इकोसिस्टम भी पहले आप समझ लो। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैन मेड, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी हम बोलते हैं। तो ये हो गया एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जैसे नेचुरल कौन से होते हैं, जंगल आपके हो गए नेचुरल इकोसिस्टम, और मैन मेड कौन से हो गए, जैसे आपके गार्डन वगैरह हो गए। तो चलो हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन, आप कोई गार्डन में जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो प्लांट, बहुत सारी घासेस, ट्रीज, फ्लावर, बियरिंग प्लांट्स, लाइक बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे रोज़ के, जासमीन के, सनफ्लावर, ये सारे पौधे देखते हो ना आप। तो ये क्या हो रहे हैं, ये क्या है, सारे गार्डन में ही तो मिलते हैं आपको देखने को। तो एन एलिमेंट लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड, ये सारी चीज़ें भी आपको गार्डन में ही देखने मिलती है। तो इन सबों को क्या हो रहा था, इंटरेक्ट हो रहा था। ये क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, तभी तो उनकी ग्रोथ होगी ना। अगर बर्ड मान लो हवा में नहीं घूमेंगे, प्लांट पेड़ पे नहीं बैठेंगे, तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी। ग्रोथ करने के लिए अपनी क्या इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। और फिर देखो, सो गार्डन गार्डन एक क्या है, इकोसिस्टम है। वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, एक दूसरा भी टाइप है अदर, जिसको हम बोलते हैं अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कौन सा है, फॉरेस्ट। मैंने बताया आपको, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। जैसे पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, जिसके अंदर एनिमल्स वगैरह रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल, उनका भी तो एक इकोसिस्टम होता है ना। लेक, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। गार्डन गार्डन एंड क्रॉप फील्ड, जो खेती देखते हो, वो क्या है, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। मैंने बता दिया आपको, दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल और, आपसे पूछ सकते हैं बेटा इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन सा आ गया आपका, फॉरेस्ट आ गया, पॉन्ड आ गया, लेक आ गया, ओशन आ गया, ये सारे क्या है आपके नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में गार्डन हो गए, क्रॉप फील्ड, जो आप खेती उगाते हो वो भी तो एक नेचुरल ही है, आप उगा के करते हो ना, ऐसे तो नहीं उग जाती हवा में ही। तो ये क्या हो गए, सारे आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये आपको पता चल गया। अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इकोसिस्टम को। तो यू माइट, आपको देखना है, आपने एक, मैं आपको बताता हूँ वापिस से। देखो, आपने क्या, एक्वाटिक एक्वेरियम देखा है, एक्वेरियम देखा है, जिसमें आप मछली का पालन पोषण करते हैं। उसके पालन पोषण के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए खाना भी करना पड़ता है, उसके लिए ऑक्सीजन की पाइप भी डालनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी पत्थर, रंग बिरंगीन पत्थर लगाने पड़ते हैं। ये सारे क्या हो गए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही हो गए ना, उनको सब कुछ सप्लाई करनी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें होती है, और कुछ नहीं होता इस एक्टिविटी में, यही हमको समझाया गया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल से समझते हैं इकोसिस्टम को। देखो, थोड़ा इसको मैं लार्ज कर दूँ ना, तो आपको दिखने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, जैसे वी हैव सीन द अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज
हमने पिछली क्लासेस में देखा है, हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैनर विच दे ऑब्टेन फॉर सस्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब जिस हिसाब से उनका नेचर है, वो जिस हिसाब से रहते हैं, अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, उस हिसाब से हमने उनको क्या कर दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबाउ। अब हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम होता क्या है। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद से जो हम सस्टेन कर रहे हैं इकोसिस्टम को, वो सारी चीज़ें होगी सेल्फ सस्टेनिंग। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर स्टार्च, जो सब्सटेंस जो विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक, जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करते हैं, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तैयार कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, है ना। उन सब्सटेंस को जैसे सब्सटेंस क्या यूज़ करके, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, ये मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। उसे हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे बेटा, बताओ, प्रोड्यूसर। वेरी गुड, प्रोड्यूसर बोलेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन अलगी, ये सारे क्या है, प्रोड्यूसर्स। फूड प्रोड्यूसर्स फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना अपने फूड के लिए। कम अंडर द कैटेगरी एंड कॉल द प्रोड्यूसर्स। मैंने बता दिया, जब भी जो जितने भी ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सारी क्या हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं और किस पे, रेडिएंट एनर्जी पे डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ये आपको पता चल गया कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, है ना, जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, है ना। मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स। ये आपको समझ में आ गया, एग्जांपल भी आपको पता चल गए। अब हम थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस, है ना। जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं किस पे, अपनी लाइफ के लिए प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड ही होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है वो। और दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रोड्यूस्ड, जो फूड प्रोड्यूस्ड होता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, और वो फूड प्रोड्यूस करते हैं इधर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय द फीडिंग ऑन द अदर कंज्यूमर्स। अब क्या करते हो आप, भैंस को घास खिलाते हो, फिर भैंस खाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली वही प्रोड्यूसर्स ही खा रहे हो ना, घास ही तो खा रहे हो ना। जो मतलब घास किस पे जीवित है, भैंस किस पे जीवित है, घास पे, और घास पे तुम, भैंस पे तुम जीवित हो, मतलब तुम भी क्या हो गए, इनडायरेक्टली क्या खा रहे हो, प्रोड्यूसर से खा रहे हो। ऑब्वियसली सी बात है। शेर क्या खा रहा है, शेर खा रहा है आपका बकरी, और बकरी क्या खा रही है, घास खा रही है, और घास क्या है, प्रोड्यूसर है। तो आप ये शेर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो गया, प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड हो गया ना। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो बकरी नहीं होंगी, बकरी नहीं होंगे तो शेर नहीं होंगे। ये सारी चीज़ क्या चल रही है, एक चेंज चल रही है, आपको पता चल रहा है। तो कंज्यूमर्स, तो प्रोड्यूसर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियस एज हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनको भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स। अब हार्बीवोर्स कौन से होते हैं बेटा, चलो जो इन्होंने लिखा है उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको क्या करना है, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम, सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड। अब आपने क्या किया, वो एक्वेरियम जो पानी में जिसमें आपने मछली पाली थी उसको क्लीन नहीं किया, उसके अंदर कुछ प्लांट्स और एनिमल मर गए, तो क्या होगा, डाइड हो गया। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, क्या होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो क्या करते हैं, कौन खाता है उनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके और सारा वेस्ट क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उन्हें क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड once more by the plant. What will happen to the garbage? आप क्या समझते हो गार्बेज का क्या होता होगा,
डेड एनिमल प्लांट, जो प्लांट मर जाते हैं, जो एनिमल मर जाते हैं, उनका क्या होता होगा उनके एब्सेंस में? तो क्या होता है, विल द नेचर रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन डीकम्पोजर आर नोट देयर। अगर मान लो सपोज ये थोड़ी टफ लैंग्वेज में, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्या होता है जब प्लांट मर जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? क्या इनको नेचर रिप्लेसमेंट कर देता है, नया ला के रख देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारे क्या होते हैं, डीकम्पोजर कर देते हैं। अगर मान लो डीकम्पोजर ना हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें बेटा सड़ सड़ के बहुत सारी प्लेग वगैरह फैल जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी। जैसे आजकल कोरोना फैल गया है, नई नई बीमारियां आती चली जाएंगी अगर ये चीज़ें डीकम्पोज ना हो। तो डीकम्पोजर आपको पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। डीकम्पोजर, डीकम्पोज करना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम समझते हैं। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने हार्बीवोर्स कार्निवोर्स नहीं समझाया ना आपको, तो मैं समझा देता हूँ। अब हार्बीवोर्स कौन होते हैं? जो वेजिटेरियन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट वगैरह खाते हैं। और कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो एनिमल वगैरह खाते हैं, है ना, मांस मच्छी वगैरह खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स को क्या होते हैं? ये जो दोनों खा जाते हैं, है ना। और डीकम्पोजर, डीकम्पोजर कौन होते हैं? डीकम्पोजर तो आपको पता चल गया, डेड एंड डिकेड प्लांट को खाते हैं। और फिर उसके बाद होता है पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जैसे भैंस होती है, उसके ऊपर जुआ जाके बैठ गई, है ना, मतलब ये किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है ना। और उस पर क्या करती है, खून चूस चूस के, होस्ट बन के, मेहमान बन के रहती है उस पर, और खून चूसती रहती है। दैट इज़ अ पैरासाइट। पैरासाइट के एग्जाम्पल आपको इसमें और थोड़ा डिटेल में, हम आगे के चैप्टर में इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी हार्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं फूड चेन और फूड वेब। क्या होता है फूड चेन? फूड चेन को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो फूड चेन को, एक मिनट, ये थोड़ा इसको लार्ज कर दूँ ना मैं, तो आपको और अच्छी तरीके से दिखेगा। तो देखो फूड चेन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे घास फोटोसिंथेसिस करती है ना, अपना खाना खुद बना लेती है। घास को बकरी खा जाती है। बकरी को कौन खा जाता है? हम खा जाते हैं। हमको कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। या फिर घास घास टिड्डे खाते हैं, तो जैसे ये टिड्डे खा गए। टिड्डे को कौन खा जाता है? मेंढक खा जाते हैं। मेंढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है? ईगल खा जाता है ना। तो ये सारी क्या चल रही है, एक फूड चेन चल रही है। जैसे जो हिरण होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी घास खाते हैं। और घास, हिरण को कौन खा जाता है? ये शेर खा जाता है। मतलब क्या है, ये एक फूड चेन चल रही है ना, ये फूड चेन है। आपको समझ में नहीं आ रहा? हाँ देखो, इजीली समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अब देखो वापस से, घास होती है, घास को बकरी खा गई, बकरी को शेर खा गया, ये एक फूड चेन हो गई। और शेर को हम खा गए, हम उनसे भी कम नहीं हैं, तो हमको शेर भी खा जाता है, तो वो शेर भी कम नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई, एक फूड चेन हो गई। अब जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिल जाती है ना, तो कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है ना, ये सब पता ही नहीं चलता। खाली प्रोड्यूसर्स और जो होते हैं ना हार्बीवोर्स, वो ही जो होते हैं ऊपर के लेवल पे नहीं जा रहे होते हैं। बाकी जो बहुत सारी फूड चेन, आप समझने की कोशिश करो, बहुत सारी फूड चेन जब कंबाइन हो जाती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं फूड वेव। आया समझ में? जब बहुत सारी फूड चेन आपस में कंबाइन हो जाती है तो क्या बन जाती हैं, फूड वेव। और उनका क्या होता है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होता है। अब ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, देखो इसमें दिया होगा, देखो ये है आपका ट्रॉफिक लेवल। अब हम ट्रॉफिक लेवल को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो द ग्रीन प्लांट in the terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves convert into the full energy। मतलब जो मतलब क्या हो रहा है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो सन के ऊपर से जो एनर्जी गिरती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं। बाकी एनर्जी क्या हो जाती है, उनकी वेस्टेज हो जाती है। व्हेन द ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लूज्ड एज हीट टू एनवायरनमेंट। अब जो उनको जो खाता है ना, उसमें से भी क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी लूज़ हो जाती है। और कितने परसेंट एनर्जी आपको मिलती है, अराउंड 10% एनर्जी ही मिलती है। और 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है ना। अब जो सेकेंडरी खाएगा उसमें भी 10% एनर्जी जाएगी, और जो टर्शरी खाएगा वो भी 10% एनर्जी ही जाएगी। तो आपको पता चल रहा है 10% लॉ होता है ये, कि देखो देयरफॉर द 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। मतलब क्या हो रहा है, अब
ग्रीन प्लांट ने अपना खाना बना लिया 1% एनर्जी का यूज़ करके, अब इसको बकरी ने खाया तो इसमें से जो एनर्जी है ना 100%, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% इसको मिलेगी। और जो इसको मिली है ना एनर्जी, वो क्या होगी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% इसको मिलेगी। इसकी 10% 100% हो गई, 90% लूज हो जाएगी और 10% इसे मिलेगी। तो ये आपको पता चल रहा है कैसे चल रहा है ट्रॉफिक लेवल। 10% लो ये होता है हमारा, आपको पता चल गया है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है बेटा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये ट्रॉफिक लेवल पता होना चाहिए, फूड चेन पता होना चाहिए, फूड वेब क्या होता है, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। 10% लो पता होना चाहिए, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, लेकिन थोड़ा और मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये देखो फूड वेब, देखो ये है फूड वेव आपकी। ये सारी क्या हो गई, फूड चेन क्या हो गई, बहुत सारी इंटरमिक्स हो गई। अब कौन किसको खा रहा है, देखो मेंढक को सांप खा रहा है, सांप और इस मेंढक सांप खा, देखो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये देखो ग्रीन, ये इंसेक्ट वगैरह ये खा रहा है, फिर इसको सांप खा रहा है, सांप को ईगल खा रहा है, और फिर ये देखो ये चूहा को भी डायरेक्ट उल्लू, और फिर ये देखो सारे मतलब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा टॉप लेवल पे बैठा है आपका शेर, ये सबको खा जाएगा। आया समझ में। तो सब टॉप लेवल का जो होता है वो कौन होता है, हमारा कंज्यूमर, वो होता है शेर। आ गया समझ में आपको। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ही कम एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है। मैंने बताया ना 10% लो, ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और 10% एनर्जी ही बचती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। फूड चेन क्या होती है, 3 और 4 स्टेप की होती है। जैसे घास को बकरी ने खा लिया, बकरी को शेर ने खा लिया, ये 3 स्टेप हो गया, शेर को हमने खा लिया, 4 स्टेप, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन फूड में फूड वेब जो होती है बहुत सारी, देखो यहाँ पे होगा, द लॉस ऑफ एनर्जी स्टेप बाय ग्रेट सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर द 4th ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो 4th ट्रॉफिक लेवल होता है ना, उस पर बहुत ही कम एनर्जी लेवल बचता है। जैसे मैंने बताया ना, प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास फिर उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी कम होती है, फिर सबसे कम एनर्जी जो होती है 4th कंज्यूमर पे होती है, सबसे कम एनर्जी जो 4th ट्रॉपिक लेवल पे बैठा होता है उसके पास सबसे कम एनर्जी जा रही होती है। तो ये आपको पता चल गया। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो लोअर ट्रैफिक लेवल पे है ना, सबसे नीचे, वो सबसे ज़्यादा नंबर में अवेलेबल है, और उसके पास ही सबसे ज़्यादा क्या है, एनर्जी है। इसके लिए बोलते हैं आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। और ये मांसाहारी जो होते हैं उनको बहुत ही कम एनर्जी मिल रही होती है। लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज द प्रोड्यूसर्स। आया समझ में आपको। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन vary greatly. Each organism generally eaten by 2 or more other kind of organism. जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 या 2 से 3 अदर ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। आया समझ में। ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। और एक दूसरे को खाते ही रहते हैं। देखो बेटा ये समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल। फूड वेब, फूड चेन क्या होती है, कुछ नहीं होती है, मैंने आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बता दिया है। So instead of a straight line food chain is relation can be shown as a series of branching of link called food web। मतलब देखो अब ऐसा होता है, घास को चूहे ने मतलब उसने खा लिया, बकरी ने खा लिया, बकरी को शेर भी खा सकता है, हम भी खा सकते हैं, और भी बहुत लोग खा सकते हैं। अब इसको बकरी को मान लो शेर ने खा लिया, शेर को भी काफ़ी लोग खा सकते हैं, है ना। और फिर ऐसे जिसने उसको खाया उसको भी काफ़ी लोग खा सकते हैं, मतलब बहुत सारे एक दूसरे को खाते ही रहते हैं। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हो रहे हैं ना, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फूड वेब। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप मेरे से ऑब्वियसली पूछो। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, ये एनर्जी फ्लो डायग्राम ऊपर देखा हमने, टू थिंग्स आर बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, 10% लो फॉलो हो रहा है। और द एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, एंड द एनर्जी विच पासिस थ्रू द हार्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स। मतलब क्या होता है, देखो ऑटोट्रॉफ्स ही है
जो एनर्जी को कोई भी मतलब क्या कर रहा है, एनर्जी वापस नहीं कर पा रहा। देखो ना, अब सन से प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी ले ली तो क्या सन को वापस कर देगा? वो नहीं करेगा। अब प्रोड्यूसर से हार्वी वॉर्स ने एनर्जी ले ली तो क्या वो हार्वी वॉर्स प्रोड्यूसर को वापस कर देगा? नहीं कर देगा। तो स्ट्रेट लाइन में ही एनर्जी जा रही है। एनर्जी ऑलवेज क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में फॉलो हो रही है, रिवर्ट नहीं हो रही है, रिवर्स नहीं हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। यही चीज़ ये लोग बोलने जा रहे हैं। कोई भी एनर्जी क्या हो रही है? कम बैक नहीं हो रही है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इट इज़ नॉट लॉन्गर अवेलेबल प्रीवियस लेवल। मतलब क्या हो गया? ये लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे 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 प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारी एनर्जी थी, उसको हार्वी वॉर्स ने खा लिया। हार्वी वॉर्स के पास क्या हो गई? 10% एनर्जी ही पहुंची, बाकी 90% तो लॉस हो गई। फिर हार्वी वॉर्स को कार्निवोर्स ने खा लिया, तो कार्निवोर्स के पास क्या हुआ? उसकी इसकी 10% एनर्जी ही पहुंची, बाकी 90% तो इसकी भी लॉस हो गई ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है बेटा, ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, वेरी गुड, क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं, ये देखो, ये एक इकोसिस्टम का डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। अब इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। अब हम देखो, ये फूड चेन की वजह से हमारी बॉडी में एक कोई भी हम केमिकल खा लेते हैं, जैसे बकरी ने खा ली, वो मछलियों ने खा ली प्लास्टिक, तुमने केमिकल डाला तो मछली को तुमने खाया, और तुम क्या हो गए बाहर, तुमको डिकम्पोज किया गया, तो क्या हो गया? देखो प्लास्टिक फैल रही है, मछली तुमने खा ली, तुम्हारी बॉडी में भी प्लास्टिक एंटर हो गई। मतलब देखो ना, ये एंटर हो रही है आपकी बॉडी में चीज़ें। तो ये जितने भी केमिकल्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो तुम खिला रहे हो, वो तुम्हारे इनडायरेक्टली, जैसे तुम खेती में केमिकल डालते हो, है ना, एग्रीकल्चर में तुम क्या डालते हो? खूब सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, और वो फर्टिलाइज़र क्या करते हो? तुम भी तो खाते हो ना। ये सारे फर्टिलाइज़र से चीज़ें तैयार हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम खा रहे हो। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। यू हैव रीड इन क्लास 9th हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड। आपको पता है वाटर कैसे पोल्यूट होता है, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, उसमें प्लास्टिक डाली जाती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ मैंने बताया था आपको। वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ द सेवरल प्लास्टिक एंड द अदर केमिकल प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम द डिसीज एंड द पेस्ट, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। दीज दीज केमिकल्स आर एदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज़। ये सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जितने भी केमिकल्स हैं, ये सारे जो भी आप खेतों में पेस्ट वगैरह डालते हो, पॉलीथीन वगैरह डालते हो, या फिर कुछ भी केमिकल वगैरह डालते हो, ये सारे क्या मिट्टी में मिल जाते हैं, या तो फिर किसी नदी नाले में जाके मिल जाते हैं। जो फैक्ट्रीज होती है उनका पानी कहाँ जाता है बेटा? तो नदी नालों में ही तो जाता है। तो वो क्या होता है, केमिकल के थ्रू क्या हो जाता है, केमिकल उन नदी नालों में मिल जाता है, और क्या हो जाता है, पानी को पोल्यूट कर देता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फ्रॉम द सॉइल दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स। ये सारी जब सॉइल में जाते हैं तो ये सारे कहाँ पे ऑब्जर्व हो जाते हैं? वाटर या प्लांट में ऑब्जर्व होते हैं। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकअप्स द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब ये सारे कौन ले लेता है? जो भी केमिकल जाता है, एक्वेटिक प्लांट ले लेते हैं या तो फिर एनिमल्स ले लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर इनटू द फूड चेन। अब इसी की वजह से वो फूड चेन में एंटर करते हैं। आपकी जो आप बोल सकते हो आपकी बॉडी आज केमिकली हो गई है, तो क्यों हो गई है? वो इसी कारण हो गई है। आपकी फूड चेन में चीज़ें एंटर हो चुकी हैं, अब आप कहीं से बच ही नहीं सकते हो। एज दीज केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल। और ये क्या होते हैं? डिग्रेडेबल तो होते नहीं है, सड़ते तो है नहीं, ख़त्म तो हो नहीं जाते। दीज गेट द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। और ये सॉरी एक मिनट, और ये क्या होते हैं? दीज आर गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसली एट द ईस्ट ट्रॉफिक लेवल। और ये प्रोग्रेस होते चले जाते हैं। एज अ ह्यूमन, देखो आप एनर्जी तो कम मिल रही है, लेकिन ये क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा बढ़ के मिलता है आगे आपको। ये सोच लो, आपको एनर्जी कम है, लेकिन जो केमिकल है ना वो आपको बढ़ के मिल रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। ये भी आपको समझना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आया बेटा? आपको नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, और मैं एक बार समझा दूंगा। एक बार मैं पूरा इसको रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कहाँ गया हमारा? अब इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीज़न वाई आवर फूड ग्रेन एज wheat and rice, vegetable and fruit, and even a meat contain the varying amount of pesticide residue. They cannot always be removed by washing or
और अदर मीन्स, मतलब देखो अब क्या हो रहा है, मैं आपको पहले बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन समझा देता हूँ। मान लो कोई प्लास्टिक मछली ने खा लिया और मछली को तुमने खा लिया, तो ये जो जो केमिकल है और जो केमिकल मछली के अंदर गया वो तुम्हारे अंदर गया, तुमने खाया, इसके लिए तुम्हारे फूड चेन में एंटर हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर जो केमिकल जो है ना वो बढ़ के पहुंचा, तो इसी को हमने बोला बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। आया समझ में? क्योंकि ये क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज़ नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। और इसके लिए बोलते हैं आप कितना भी मीट लेके आओ उसको धो लो, अनाज कितना भी लेके आओ धो लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो एंटर हो चुका है ना उसके अंदर। जब एक बार एंटर हो गया तो उसको कितना भी धो लो तुम, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वॉशिंग करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। ऑलरेडी हम पहले ये सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, तो इसका आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको खाली सुनते चले जाओ, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटी कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो बेटा ये जो वीडियो है ना, ये इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अपने पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।